अगर देखें तो कह रहा है कि ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो पूछ रहा है द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। तो रिजल्टिंग सिस्टम का हमारा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा, वो हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसको कि बैटरी से चार्ज कर दिया गया, उसके बाद बैटरी को हटा दिया गया यहाँ से, उसके बाद दूसरा अनचार्ज आइडेंटिकल कैपेसिटर ला के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे मान लो हमारा एक कैपेसिटर था, ठीक, जिसको पहले क्या किया, क्यू चार्ज से चार्ज कर दिया इस पे वोल्टेज वी से, ठीक है, बैटरी से, और इसका कैपेसिटेंस हमारा सी है। और एक हमारा दूसरा कैपेसिटर है जिसका की कैपेसिटेंस सी है, सेम कैपेसिटेंस है, आइडेंटिकल, लेके कनेक्ट कर दिया हमारा इसमें, किसमें, पैरेलल में। ठीक, तो होगा क्या कि हमारा बैटरी से चार्ज करने के बाद बैटरी हमारा क्या किया गया, रिमूव कर दिया, इसका मतलब चार्ज हमारा कांस्टेंट होगा। ठीक, तो टोटल चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो हमारा टोटल चार्ज क्यों ही रहेगा। ठीक, तो हमारा एनर्जी स्टोर्ड, इनिशियली जो एनर्जी स्टोर होगा इस कैपेसिटर में, वो क्या होगा हमारा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन सी, यानी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी होता है। ठीक, तो क्यू हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब क्या होगा, जब जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा सी इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों पैरेलल में है, यानी टू सी आ जाएगा। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के कंडीशन में हमारा सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, C1 प्लस C2 करते हैं, यहाँ C प्लस सी यानी 2C हो जाएगा। ठीक, तो हमारा फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो इसमें स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज तो अभी भी टोटल चार्ज हमारा क्यू ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी टोटल जो होता है वो क्या होता है हमारा हाफ इंटू टोटल चार्ज का स्क्वायर, टोटल चार्ज का हमारा स्क्वायर होता है अपॉन सी इक्विवेलेंट होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज तो क्यू ही है, तो हाफ इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ये हमारा कितना, 2C। ठीक है, 2C, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यू इनिशियल बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे फाइनल चार्ज जो हमारा क्या हो रहा है, इनिशियली चार्ज का हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज इनिशियली चार्ज का हाफ हो जा रहा है, मतलब डिक्रीज बाय 2 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राइट, जो इजेक्ट हो रही है। सो यहाँ पे हमें h की वैल्यू दी गई है जो कि है 4.14 इंटू 10⁶ मीटर सेकेंड इनवर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्पीड ऑफ लाइट भी हमें दिया गया है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, और सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास ये सिल्वर का सरफेस है और इसके ऊपर कुछ इस डायरेक्शन में इस तरीके से इंसिडेंट जो वेवलेंथ है हमारे ऊपर यूवी लाइट की, ये लाइट आ रही है। तो यहाँ पे लैम्डा जो है इसका हमें गिवन है 2536 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ वेवलेंथ इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसको निकालने में लग जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस से कुछ ही एनर्जी से बाइंड होंगे। सो उस बाइंडिंग एनर्जी को कवर अप करने के लिए इस इंसिडेंट एनर्जी से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, और जो बचा हुआ एनर्जी है वो कहाँ जाएगा, बचा हुआ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ई इंसिडेंट इज इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। सो अब यहाँ पे हम अगर इसकी इक्वेशन देखें तो किसी भी लाइट की हम जो इक्वेशन एनर्जी की इक्वेशन लिखते हैं वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा के बराबर होती है। सो ई इंसिडेंट यहाँ पे क्या होगी, एच सी बाय लेमडा इंसिडेंट यहाँ पे हमें 2536 एंगस्ट्रॉम दिया गया, और ई थ्रेशोल्ड जो है, ई थ्रेशोल्ड हम लिख सकते हैं एच सी बाय लेमडा थ्रेशोल्ड, यानी कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जो एनर्जी जिस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस में बाइंड है, ये एनर्जी एच सी बाय लेमडा नॉट होगी, और लेमडा नॉट भी हमें गिवन है जो कि है 3250 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमें यहाँ पे ये सारी वैल्यूज गिवन है। काइनेटिक एनर्जी का हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हाफ mv² के बराबर। सो अब इससे पूरी हम एनर्जी कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं हाफ mv² इज इक्वल टू एच सी, अगर हम इंसिडेंट लाइट में से थ्रेशोल्ड लाइट का जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उसकी एनर्जी हम सब्ट्रैक्ट कर दें,
सो हम यहाँ से लिख सकते हैं HC बाय लैम्डा माइनस HC बाय लैम्डा नॉट। तो अब इसमें जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम V की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, हम यहाँ पे अगर HC को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, विच इज इक्वल टू, इस एनर्जी को हमारे पास लिखने का एक और तरीका होता है और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 12400 ओवर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन इजी करने के लिए एक और एक्सप्रेशन होता है, तो हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी गई है तो हमें H और C को बार बार मल्टीप्लाई करने की और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये ट्रिक हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 12400 इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट, और यहाँ पे हम वेवलेंथ डालेंगे एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा हमारे पास गिवन है, लैम्डा हमारे पास जो इंसिडेंट लैम्डा है वो हमें यहाँ पे गिवन है 2536 एंगस्ट्रॉम, और जो थ्रेशोल्ड लैम्डा है वो हमें गिवन है 3250 एंगस्ट्रॉम। सो ये हम वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये इक्वल होगा हाफ mv स्क्वायर के, और m हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नोन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तो ये यहाँ पे आ जाएगा v स्क्वायर। तो हम इस पूरी इक्वेशन से हमारे पास अननोन है सिर्फ v, और यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, और v की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, हमारे पास जो v स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाय 12400 मल्टीप्लाइड बाय ये ब्रैकेट वाली टर्म, इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 2536 इंटू 3250, और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 3250 माइनस 2536। तो ये हमारे पास v स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हमें v निकालना है तो हम इस पूरे का अंडर द रूट ले लेंगे या फिर पूरे का होल टू द पावर 1/2 कर देंगे। तो जब ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होगा तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे 0.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। सो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज मीटर पर सेकेंड में आएंगी, और इसको जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन में हमारे पास मैच कर रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर z। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा L की लेंथ इज इक्वल टू C की L की डायमेंशन इज इक्वल टू C की डायमेंशन इंटू G की डायमेंशन इंटू ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की पावर z। अभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन चारों की डायमेंशंस निकाल लेंगे। तो L की डायमेंशन क्या होती है, m0 L1 T0। C क्या है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो C की डायमेंशन हो जाएगी m0 L1 T-1। G क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो G का फॉर्मूला क्या होता है, F(r²) अपॉन m1 m2। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन आ जाएगी, F की डायमेंशन क्या होती है m1 L1 T-2, m इंटू ए से आ जाएगी r² है, इट मीन्स L2, नीचे m1 m2 है तो ये m² हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया m-1 L3 T-2। अब अपन को लास्ट डायमेंशन निकालने है e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब निकालते हैं e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है, ई चार्ज है, तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी IT का स्क्वायर अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है m-1 L-3 T4 I2। ये याद होना चाहिए, और मैंने पिछले डेरिवेशन में सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चंस में, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ये याद ही होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा अपने पास, दिस इज कैपिटल T, m1 L3 T-2 और I0। I की डायमेंशन इज इक्वल टू C की डायमेंशन की पावर x, G की डायमेंशन की पावर y, और e² अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की पावर जेड। अब यहाँ पर ये सारी डायमेंशंस पुट कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा m0 L1 T0 दिस इज L इज इक्वल टू C क्या है m0 L1 T-1 की पावर x, g क्या है m-1 L3 T-2 की पावर y। इसकी डायमेंशन क्या आई थी m1 L3 T-2 की पावर z। i की पावर 0 है तो उसको तो लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी पावर 0 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा m0 Lx T-x m-y L3 3y T-2y mz L3z T-2z। इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m-1 प्लस z, l की पावर क्या हो जाएगी x प्लस 3y प्लस 3z, t की पावर क्या हो जाएगी माइनस x माइनस 2y माइनस 2z। अब हम इसको सॉल्व करने पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m की पावर इक्वल कर सकते हैं तो माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस एल की पावर देखते हैं 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और यहाँ से t की पावर आएगी माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे z और y की इक्वल है तो यहाँ पे z की जगह y लिख देंगे, x प्लस 3y प्लस 3y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 6y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू दैट इज़ 4y माइनस 4y। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखने पर माइनस 4y प्लस 6y इज इक्वल टू 1 तो 2y इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इस इक्वेशन से अपने पास आ जाएगा z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2। इस इक्वेशन में y की वैल्यू रखने पर अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो अपने पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2, y इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू 1/2। तो अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा लेंथ का, लेंथ इज इक्वल टू x क्या था c की पावर x था तो c की पावर माइनस 2, y किसकी पावर थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो y की पावर g की पावर 1/2 और z किसकी पावर थी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। तो यहाँ से ये आ गया e की पावर 1 माइनस 2 इंटू जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, यह आ जाएगा 1/c स्क्वायर दैट इज c, 1/c स्क्वायर इंटू रूट पावर 1/2 है तो ये इसको लिख देंगे जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 1/c दैट इज डी ऑप्शन। ब्लॉक कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो पूछा है जो फ्रीक्वेंसी गिवन बाय ड्राइवर ऑफ सेकंड कार होगा वो क्या होगा और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें दे दिया है। इस क्वेश्चन का सीन कुछ ऐसा है, लाइक ये कार है, ये चल रहा है 22 मीटर पर सेकंड से, ये एक हॉर्न ब्लो कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी है 400 हर्ट्ज, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड जा रहा है इधर की ओर जा रहा है। अब ये सेकंड कार है, ये इधर आ रहा है, ये 16.5 मीटर पर सेकंड से और ये इसमें ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो v0 का स्पीड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें f डैश निकालना है तो यहाँ से f, अब रिलेटिव स्पीड में साउंड एंड ऑब्जर्वर, ये साउंड इधर जा रहा है ऑब्जर्वर ये तो v प्लस v0 डिवाइड v माइनस vs, ये तो सेम साउंड भी इधर जा रहा है सोर्स भी इधर ही जा रहा है, ये vs है सोर्स है।
तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से 400 इंटू वी का वैल्यू दिया है 340, वी नॉट का स्पीड कितना दिया हुआ है 65 डिवाइड 340 माइनस 22। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 448 हर्ट्ज। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन हो गया सी। 2 किलो ओम। करंट गेन हमें 100 गिवन है और बेस रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 किलो ओम, और हमें वोल्टेज गेन और पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर बताना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, आर एल जो कि है हमारा लोड रेजिस्टेंस, यही हमारा रेजिस्टेंस एट कलेक्टर रीजन है और आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो ये हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में 3 किलो ओम्स। और हमें आर आई जो कि हमारा बेस रेजिस्टेंस है और इनपुट रेजिस्टेंस है, वो हमें कितना गिवन है 2 किलो ओम। कितना गिवन है 2 किलो ओम। और बीटा जो कि हमारा करंट गेन है, करंट गेन है, ये हमें गिवन है 100। अब हम जानते हैं कि हमारा वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इंटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, यही होता है। अब बीटा हमें कितना गिवन है 100, लोड रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है 3 किलो ओम, ठीक है। और इनपुट रेजिस्टेंस हमें कितना गिवन है 2 किलो ओम। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 150। तो हमारा वोल्टेज गेन हो गया 150। अब हम आते हैं हमारे पावर गेन में। तो हमारा जो पावर गेन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर आई। इसको हम लिख सकते हैं बीटा इंटू वोल्टेज गेन, ये हो जाएगा 100 जो कि हमारा बीटा की वैल्यू 100 है। वोल्टेज गेन हमें कितना निकाला था 150। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 150,000, ठीक है। तो हमारा पावर गेन है वो आ गया 15,000 और जो हमारा वोल्टेज गेन है वो आ गया 150। अब हम आते हैं हमारे ऑप्शंस पे। ऑप्शन सी जो है हमारा, इसमें हमारा जो वोल्टेज गेन है वो 150 गिवन है और पावर गेन हमें 15,000 गिवन है। तो यही है हमारा इन फॉरवर्ड बाइस द P side of PN junction is connected to higher potential and N side is connected to lower potential। तो इस आंसर में हमें ये एक्सप्लेन किया है कि जो हमारा फॉरवर्ड बाइस होता है उसमें जो हमारा पी साइड होता है पीएन जंक्शन का, वो हमारा हाई पोटेंशियल पे होता है और जो एन साइड होता है वो हमारा लोअर पोटेंशियल पे होता है। जैसा कि हम इस पीएन जंक्शन डायोड में देखें, ये हमारा पी साइड है, ये हमारा एन है। सिमिलरली सारे ऑप्शंस में हमारा पी साइड ये है और ये एन साइड है, ये पी है और ये एन। अब हम ये देखते हैं कि किस में हमारा पी साइड हाई पोटेंशियल पे। ए वाले ऑप्शन में हम ध्यान से देखें तो पी वाला हमारा 0 वोल्ट्स पे है और जो एन है हमारा वो -2 वोल्ट पे है। तो ये हमारा पी हमारा हाई पोटेंशियल पे है और जो एन है वो लो पे है। तो ये हमारा सही आंसर है। अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन में। इसमें हमारा जो P है वो -4 पे है और जो हमारा N है वो -3 पे है। तो जो P है हमारा वो कम है, तो ये गलत है ऑप्शन। इस वाले में P हमारा -2 वोल्ट्स पे है और जो N है हमारा वो +2 वोल्ट्स पे। तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि P साइड कम है। इसमें P साइड हमारा 3 वोल्ट्स पे है और जो हमारा N साइड है वो 5 वोल्ट्स पे है। तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि P साइड कम वोल्ट पे है। तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन ए। हेलो स्प्रिंग है, ठीक। तो इसका मान लो पहले से लेंथ था, मान लो हमारा L, ठीक है। अब इसको जो हम क्या किए, कट किए, ठीक है।
तो हम इसका जो है कटिंग ऑफ स्प्रिंग का जो है प्रॉपर्टी होता है, जैसे हमको इस पे मान लो कि कट कर दिया इस तरह से, ठीक, ये हमको मान लो L1 हो गया और ये हमको L2 लेंथ का हो गया, ठीक। तो ये हमारा इसका जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है, L इंटू क्या होता है, L इंटू पहले का जो स्टिफनेस था K, तो ये हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्टिफनेस मान लो कि K1 हो गया और इसका स्टिफनेस हो गया K2, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है L1 इंटू K1 इक्वल टू L2 इंटू K2, मतलब लेंथ इंटू स्टिफनेस कांस्टेंट, ये हमारा कांस्टेंट होता है इसका हमेशा, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो तो क्या कर रहा है हमारा 1:2:3 रेशियो में कट कर रहा है, ठीक, मतलब 3 पार्ट में कट कर रहा है। तो मान लो ये हमारा इस तरह से स्प्रिंग था, ठीक, और इसको L1 L2 और L3 के हमको कट कर दिया और इसका K3 है, ठीक है, स्प्रिंग स्टिफनेस कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये क्या आ जाएगा, लेंथ L इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा L इंटू पहले का स्टिफनेस कांस्टेंट मान लो K था, तो K इक्वल टू ये क्या हो गया L1 K1 इक्वल टू L2 K2 इक्वल टू L3 K3, ठीक। अब क्या है L1 इज टू L3 हमारा क्या है, वो 1:2:3 है, यानी L1 का वैल्यू अगर 1 है तो L2 हमारा 2 होगा, L3 हमारा 3 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा L इंटू K इक्वल टू क्या हो गया L1 हमारा कितना हो गया 1/6 पार्ट हो गया, ठीक, 1/6 पार्ट ऑफ हमारा L का, तो ये हो गया L/6 इंटू K1 इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा कितना हो गया, ये 2/6 पार्ट है L का, 2/6 पार्ट, ठीक। तो L इंटू 2/6 इंटू K2 हो गया, ठीक, इक्वल टू L इंटू हमारा ये कितना है 3/6 पार्ट है इंटू K3। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा L कैंसिल हो गया पूरा, तो K इक्वल टू K1/6 आ गया इक्वल टू K2/3 आ गया इक्वल टू K3 हमारा कितना आ गया 2 आ गया, ठीक। ये हमारा रिलेशन आ गया K1 K2 में, ठीक। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हमारा दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फोर्स कांस्टेंट इज K डैश, तो K डबल डैश, ठीक है। तो K डैश अपॉन K डबल डैश हमको ये बताना, ठीक। अब यहाँ पे क्या करा कि पहले उसको क्या किया गया सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो सीरीज में कनेक्ट करने से यहाँ पे अगर देखें तो हमारा इसको यहाँ से K1 निकाल लिया, K1 इक्वल टू 6K हो गया, K2 इक्वल टू क्या हो गया 3K और K3 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2K, ये आ गया K1 K2 K3 का वैल्यू। अब क्या किया दोनों को सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है हमारा कि इक्विवेलेंट हमारा क्या होता है 1/K डैश इक्वल टू हो जाता है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, इस तरह से होता है, ठीक। तो ये हमारा सीरीज के केस में K डैश हो गया और पैरेलल के केस में ये K डबल डैश मान लिए, ठीक। तो ये हो गया 1/K डैश इक्वल टू 1/K1, K1 हमारा 6K है, ये हो गया 6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K, ठीक। तो यहाँ से हम निकाल दिए K डैश, तो K डैश आ गया K के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो हमको K आ गया, ठीक। अब हम निकालते हैं पैरेलल के केस में, तो पैरेलल में क्या होता है सिंपली ऐड हो जाता है, ठीक है। तो पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा हमारा K डबल डैश हमारा क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ठीक है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे K डबल डैश हमारा आ गया K1 6K, तो 6K प्लस 3K प्लस 2K, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा 11K, ठीक है। तो हमको निकालना क्या था K डैश अपॉन K डबल डैश, तो ये कितना हो गया हमारा K अपॉन 11K, ठीक। तो ये 1:11 रेशियो आ गया, ठीक, यही हमको निकालना था। अब यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन में चूज करना पड़ेगा, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। सर्किट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास पूछा गया कि किसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नॉट गेट, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो हमारे पास ये वाली गेट है, ये कौन सी गेट है, ये हम देख सकते हैं दिस इज़ नॉर गेट। सिमिलरली ये भी हमारे पास क्या है नॉर गेट है, और ये क्या है हमारे पास नॉट गेट है, ठीक है। तो ये 3 गेट हमारे पास दे रहे हैं। जो तो सपोज कीजिए कि जो ए और बी का जो पहला इनपुट मिल रहा है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट पे वो अज्यूम करते हैं यहाँ पे पी इनपुट मिल रहा है, सॉरी ए और बी का अगर इनपुट हम देते हैं और तो हम सपोज करते हैं जो पहला आउटपुट मिल रहा है दैट इज पी मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर ये पी मिल रहा है तो यहाँ से भी इसके लिए पी इनपुट जाएगा, यहाँ से पी जाएगा, और इससे जो आउटपुट आता है सपोज करते हैं क्यू आउटपुट आता है, और ये क्यू जाएगा तो सपोज करो यहाँ से हमारे पास वाई आउटपुट तो आ ही रहा है, और वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अगर नॉट गेट है तो क्यू का बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये कैसा नॉर गेट है, तो नॉर गेट के लिए जो बूलियन अलजेब्रा होता है वो क्या होता है,
ए प्लस बी का बार, तो सिमिलरली यहाँ जो पी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का बार आ जाएगा। फिर दूसरे में भी नॉर गेट है, तो वहाँ पे भी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे तो दोनों पी है तो पी प्लस पी का बार करना होगा हमें। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, वाई चाहिए हमारे पास, तो वाई इक्वल्स टू क्यू का बार हो जाएगा। तो ये आउटपुट हो गए सारे पॉइंट पे, ठीक है। तो हमें इसके लिए ट्रूथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, और ट्रूथ टेबल से ही हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी गेट के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास इनपुट्स हैं ए बी, उसके बाद फर्स्ट जो आउटपुट हमारे पास मिल रहा है दैट इज़ पी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, क्यू, और उसके बाद हमने यहाँ पे वाई निकाले, ठीक है। तो दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ वाई। पी इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी का बार है, क्यू इक्वल्स टू क्या है, पी प्लस पी का बार है, और वाई इक्वल्स टू क्या है, क्यू का बार है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट अगर हम देते हैं क्या, ए प्लस बी, तो सपोज करो पहले इनपुट दिए 0 0, फिर 0 1 देते हैं, फिर 1 0 देते हैं, और फाइनली 1 1 देते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट के लिए हमें देखना पड़ेगा आउटपुट, तो 0 0 देंगे तो 0 प्लस 0 0, और इसका बार करेगा तो 1 कर देगा। सिमिलरली 1 प्लस 1 1 होता है, तो उसकी बार क्या देगी, 0 देगा, और फिर 0 का 1 दे देगा। अब 0 1 क्या देगा, 0 होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल्स टू, और अगर ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 है तो फिर उसका बार कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस 1 1 होगा, फिर इसका 0 दे देगा, और 0 का ये दे देगा 1, ठीक है। 1 0 का भी सेम हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 1 प्लस 1 है, तो 1 प्लस 1 का क्या मिलेगा हमारे पास, 1 मिलेगा। 1 का जो बार देगा हमारे पास रैकरिंग, वो क्या देगा, 0 दे देगा। यहाँ देखिए 0 और 1 है, तो 0 1 प्लस क्या होता है, 1 होगा, 1 का बार देगा तो क्या देगा, 0 देगा। फिर 0 का 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का 1 दे देगा, 1 का 0 दे देगा। सिमिलरली ये वाली केस में भी सेम होगा, 0 1 0, अब 1 1 आएगा तो फिर क्या होगा, 1 आएगा, 1 का बार हो जाएगा, दैट मीन्स 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होता है, तो 0 का फिर बार देगा, 1 दे देगा, फिर 1 का बार क्या देगा, 0। तो हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे का इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में जो इनपुट होता है ए डॉट वी होता है आउटपुट, ठीक है। सिमिलरली और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। नॉर गेट में क्या होता है, ए प्लस बी का बार होता है। और नॉट गेट में क्या होता है हमारे पास, इसमें तो एक ही इनपुट होते हैं, ठीक है। एक ही इनपुट के लिए आउटपुट मिलते हैं, तो नॉट गेट तो ऐसे भी नहीं हो सकता ये, ठीक है, इसमें क्योंकि हमने 2 इनपुट दे रखा है। तो अब एंड गेट के लिए चेक करें, तो एंड गेट के लिए ए डॉट बी, तो अगर हमने 0 0 पुट किया तो उसके लिए क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने तो 1 दे चुका है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। और गेट के लिए अगर चेक करेंगे तो 0 प्लस 0 क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए, लेकिन ये कितना दे दिया, 1 दे दिया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रॉन्ग हो गया। नॉर गेट के लिए चेक करें तो 0 प्लस 0 क्या होनी चाहिए, 0, और उसका रैकरिंग 1 दे देगा, ठीक है। फिर वो 0 और 1 चेक करेंगे तो 0 और 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, फिर उसका 0 दे देगा। 1 0 1 होना चाहिए, 0 देगा। 1 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसका 0 दे देगा। दैट मीन्स हमारे पास नॉर गेट सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, above the earth is the same as the depth d below the surface of the earth then। सो गाइस हमें बोला है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू 1 किलोमीटर हाइट पे उतनी ही है जितनी d डेप्थ में। तो हमें बताना है कि इस d की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से चेंज होती है हाइट के साथ। तो हमारी चेंज होती है g डैश इक्वल्स टू g बाई 1 प्लस h बाई r की पावर 2 से, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, g इंटू 1 प्लस h बाई r का -2। अब क्योंकि h की वैल्यू कितनी है 1 किलोमीटर, जो कि बहुत छोटा है, h हमारा वेरी वेरी लेस देन है r से। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारा लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोल देंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x की पावर n। हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर x की वैल्यू जब बहुत छोटी हो 1 से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो खोलते हैं उसका आंसर हम लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। और आगे की जो भी टर्म्स होती हैं हम उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो क्या आएंगी
वो आएगी x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 के टर्म्स में आएंगी, और x की वैल्यू ऑलरेडी 1 से छोटी है, तो ये x की पावर 2 और x की पावर 3 बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, तो हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा g किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो आएगा हमारा g डैश क्या होएगा, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि अगर हम डी डेप्थ में जाएं और 1 किलोमीटर हाइट पे जाएं तो हमारी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी जी की, तो हम इस चीज़ को पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जी डैश को इस जी डैश के इक्वल कर देंगे, तो जी डैश इक्वल हो जाएगा हमारा जी 1 माइनस 2। अब एच की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हमारा, जी से जी कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा डी वाई आर इज इक्वल टू 2 बाई आर। यहाँ से आर कट जाएगा, तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा डी इज इक्वल टू 2। क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 2 किलोमीटर्स। ठीक है, हम मैच कर लेंगे कि हमारा किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तुम्हारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब आर करेक्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब मोर देन वन ऑप्शन ये क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे ऑप्शन ए अगर देखें तो क्या कह रहा है हमारा, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। ठीक, ये हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक, अब हम जानते हैं, जैसे हम सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले। ठीक, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मास है, ये हमारा क्या है, सॉलिड बॉडी है। ठीक, तो सॉलिड बॉडी है तो इसका मास जो होगा हर पॉइंट पे मास होगा, यहाँ पे कुछ मास है, इस पार्ट का मास यहाँ पे है, इस पार्ट का मास यहाँ पे है, इस पार्ट का मास यहाँ पे। ठीक, तो होगा क्या कि हर एक मास पे जो है क्या लगेगा, अर्थ जो है हमारा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा, इधर इस पे फोर्स, तो इस तरह से हर एक मास पे इंडिविजुअली हमारा फोर्स लग रहा होगा। ठीक, तो हम क्या मानेंगे, जो इसका इस सारे फोर्स का रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो कहीं यहाँ पे मान लो यहाँ पे आ रहा होगा, ये रिजल्टेंट फोर्स है, टोटल फोर्स। ठीक, तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो होता है ऑलवेज कहाँ पे होता है, जहाँ पे इसको एक कंसेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास का। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या होता है कि सारे मास को एज्यूम कर लिया जाता है एक एज ए पॉइंट मास, इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा किस पॉइंट पे मास, उस सारे मास को एज्यूम किया गया जाता है जहाँ पे कि वो इक्विवेलेंट हमारा नेट फोर्स आता है। ठीक है, तो नेट इक्विवेलेंट हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। तो इसी पॉइंट पे मान लो यहाँ पे नेट फोर्स आ रहा है ये सी पे, तो ये हमारा यहाँ पे मान लिया जाता है ये सारा बॉडी का मास जो है ये इसी पॉइंट पे एक जगह पॉइंट मास की तरह है। ठीक, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा इक्वल टू होगा टोटल फोर्स के। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑफ द बॉडी इज जीरो। अब फर्स्ट पोजिशन में कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पार्ट इज जीरो। ठीक है, इक्वल टू सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, कैसे, क्योंकि हमारा ये जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है हमेशा। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट सेम पॉइंट होता है, तो यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब ऑप्शन बी का बात करें तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज दैट पॉइंट एट विच टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज जीरो। टोटल टॉर्क जरूरी नहीं है कि हमारा जीरो ही हो। ठीक है, तो जैसे कि हमारा मान लो कि ये बॉडी कुछ इस तरह से, ठीक इस तरह से, तो टोटल टॉर्क जीरो होगा। यहाँ पे हमारा इस तरफ सारा मास ज़्यादा है। ठीक है, इस तरफ मास ज़्यादा है और इस तरफ मास कम है, तो इधर जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर F1 F2 इस टाइप से लग रहा होगा, इसका वैल्यू कम होगा क्योंकि इधर मास कम है, और इधर हमारा F3 F4 इस तरह से ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा कि टोटल यहाँ पे टॉर्क बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो टॉर्क बैलेंस नहीं होगा मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा और टॉर्क बैलेंस हमारा पॉइंट जो होगा वो कहीं और होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, कि ये डिस्टेंस हमारा कितना है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा टॉर्क बैलेंस का इक्वेशन। ठीक, और सेंटर ऑफ मास जो है हमारा वो डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब क्या करा, कपल ऑन ए बॉडी प्रोड्यूसेज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, तो क्या करा, कोई भी बॉडी अगर हमारा टॉपल कर रहा है तो उसका जो है हमारा ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों हो सकता है होगा। ठीक, तो ये से ये देखो। ठीक, तो क्या होगा, ये बॉडी है। ठीक, अगर ये हमारा टॉपल करता है, ठीक है, तो टॉपल करता है तो मतलब क्या, ये हमारा इस तरह से मतलब जैसे एक ये होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे डाइस है। ठीक है, डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या होता है,
इस तरह से ये पूरा बॉडी भी आगे बढ़ता है और ये मूव भी करता है, यानी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन इसमें आता है। ठीक, इस केस में टॉपल करना मतलब पलट जाना। ठीक, तो इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन सही हो गया। अब मैकेनिकल एवरेज एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मीन दैट स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट ए लार्ज लोड। अब इसका मतलब समझते हैं कि क्या है मैकेनिकल एडवांटेज क्या है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, मैकेनिकल एडवांटेज वो हमारा होता है टोटल लोड उस पर कितना है और हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं। ठीक है, उसका रेशियो होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या कर रहा है, ग्रेटर देन 1 कर रहा है। ग्रेटर देन 1 मतलब एडवांटेज अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारा स्मॉल एफर्ट कैन बी यूज टू लिफ्ट लार्ज लोड। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि हमको लोड जो है बड़ा है एफर्ट से। ठीक, तो इसका मतलब लोड बड़ा है एफर्ट से, मतलब लोड ज़्यादा है एफर्ट कम लग रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्मॉल एफर्ट लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि लार्ज लोड है तो लार्ज एफर्ट लगाना पड़ेगा ताकि हमारा लिफ्ट कर सके कोई भी लोड को। ठीक, तो यानी ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक, तो आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया ए एंड सी। ठीक है, ए एंड यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। राइट।